चालू कर दें गुरु जी। आज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत है। एक्सेल डालिएगा और एक्सेल के दो तरीके ओपन कर रहे हैं। स्टार्ट आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम, तरीका है एक्सेल को ओपन करने का। ठीक आपने एमएस वर्ड को भी इस तरीके से ओपन किया था। एमएस वर्ड में व्यवस्था थी कि आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है और वहां जाकर के एक्सेल पे क्लिक कर देना है। दूसरा माध्यम हमारे पास वहां भी था, यहाँ पे भी है कि हम रन पे जाएंगे और एक्सेल को टाइप करेंगे। रन का तो मतलब यही होता है कि अगर हम रन पे पहुंचे हैं तो रन पे किसी भी प्रोग्राम को चालू करने से पहले हमें उसको लिखना पड़ता है और लिखने के बाद ही वो ओपन हो पाता है। अब एक्सेल को तो हम नहीं जान लिया। अब एक्सेल की कुछ चीजें हम समझ लें एक्सेल के बारे में कि एक्सेल वास्तव में होता क्या है। जैसे हमने इसके पहले जो प्रोग्राम पढ़ा था वो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिलहाल इसी सीरीज का ये प्रोग्राम था। मतलब जब लोग ऑफिस पढ़ते हैं तो ऑफिस में एक प्रोग्राम नहीं आता बल्कि ऑफिस में कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं। ऑफिस में हमें वर्ड भी मिलता है, हमें एक्सेल भी मिलता है, हमें पावरपॉइंट भी मिलता है और सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो यहाँ की स्थिति क्या है कि हमने वर्ड में ये समझा कि अगर हमें दस्तावेज के निर्माण करना, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रयोग से किसी भी प्रकार का लेटर्स, रिज्यूम्स, रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स या बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स अगर हमें क्रिएट करने और उसमें बहुत सारा फॉर्मेट्स अप्लाई करना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सेल की तरफ आएंगे तो एमएस वर्ड तो हमने समझ लिया कि एमएस वर्ड का काम तो हमने पढ़ा है, हम जान भी रहे हैं कि इससे हम डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम्स वगैरह बना सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल का काम क्या है? तो एक्सेल अगर आप समझें तो एक्सेल का इस्तेमाल कैलकुलेशंस के पर्पस होता है, मतलब गणना को करने के लिए। सिंपल सी बात है कि एक्सेल का इस्तेमाल गणना करने के लिए होता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम गणना करें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम लोग कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेशंस के लिए किसका इस्तेमाल होगा? एक्सेल। यानी एक्सेल में जब हम लोग पहुंचेंगे तो एक्सेल में हम लोग डाटा को इनपुट करेंगे, मतलब डाटा को इनपुट करके हम लोग क्या बनाएंगे? डाटाबेस। यानी डाटा को इनपुट करके हम लोग डाटाबेस का निर्माण करेंगे और इस डाटाबेस को फंक्शंस के माध्यम से, मतलब इस डाटाबेस पर कैलकुलेशंस करने का काम करेंगे। यानी सिंपल सी बात, और साधारण समझना हो तो हम लोग एक्सेल के लिए ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, बड़े डेटाबेस का निर्माण। एक्सेल में बड़े डेटाबेस का निर्माण होता है और उसके माध्यम से क्या होता है? कैलकुलेशंस होते हैं। उसके माध्यम से हम लोग कैलकुलेशंस कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैलकुलेशन एक्सेल क्या करता है? कैलकुलेशंस करता है, किस पे करता है? डाटाबेस पे। डाटाबेस को बनाकर जो है उस पे कैलकुलेशंस करने का काम करता है और कैलकुलेशन भी सूत्रों के माध्यम से होती है। पहले हम आगे का रिकॉर्ड लिखें तो हम लोग इस पे आए। अब आप लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। यानी हम अगर देखें तो एक्सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। जैसे हम लोग एमएस वर्ड को क्या बोलते थे? वर्ड प्रोसेसर। वैसे ही एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब फिर लिखिएगा उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। .xlsx होता है। अच्छा, अगर हम 2003 की बात करते हैं तो ये तो ऑफिस 2007, एक्सेल 2007 आप पढ़ रहे हो, 2007 उसके आगे का जान लीजिए प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं, 7, 10, 13, 16 ये सब करीब करीब सेम है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक्सेल के 2003 के वर्जन का एक्सटेंशन क्या होता है तो एक्स हटा दीजिए, हमने बताया था इसके लिए कि सिर्फ आप एक्स को रिमूव कर दोगे तो किसका हो जाएगा, 2003 के एक्सेल का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये आप जानते रहिए कि एक्स जितने भी आपको एक्सटेंशंस मिलेंगे, चाहे पावर पॉइंट का मिलेगा, चाहे वर्ड का मिलेगा, चाहे एक्सेल का मिलेगा, जो एक्सटेंशन है उसमें से x को रिमूव कर दीजिए तो 2003 का हो गया, x जोड़ दीजिए तो 2007 के बाद के सारे ऑफिस के वर्जन्स का हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो गई कि इसको ओपन करने का तरीका क्या है, दूसरा हम इसको कहते क्या है और इसका एक्सटेंशन क्या है, हमने ये समझा। ये तो बहुत सामान्य सा रिकॉर्ड था कि हमने ये जाना कि कैसे उसको ओपन करते हैं। लेकिन अब हम मेनली इस पे आते हैं कि इसका रोल क्या है, उसको हम लोग कैसे यूज करें। एक सिंपल सी बात हो रही है कि एक्सेल की संरचना हम बना रहे हैं, इस संरचना के माध्यम से हम एक्सेल के कार्य को करने का तरीका, एक्सेल के कार्य करने के तरीके को समझेंगे। यहाँ देखिए कुछ जब हम एक्सेल में जाते हैं तो आपने साथ देखा होगा कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। सिर्फ एक्सेल की क्लास में हम चीजें समझेंगे, क्योंकि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां से कल ही प्रैक्टिकल शुरू होता है, क्योंकि इसमें समझना बहुत है और समझने के लिए यहाँ पे हमें जो है समझ देना पड़ेगा। और इसके देखिए यहाँ पे एक संरचना है एक्सेल की, जैसे जैसे हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल के खुलने के बाद हमें कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होती है। बाकी हमें तो पता है कि टैब क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, आपका जो विंडो टाइटल बार का एरिया क्या है और सब ये हम जानते हैं। हमें सिर्फ फोकस इस पे करना है। बाकी जितने टैब थे, ब्लॉक थे, करीब करीब सबकी संरचना हमें यहाँ पे भी वैसे ही मिलेगी जैसे वहां पे थी। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स वहां मिलता था, यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से संरचना मिल रही है। इसका मतलब आखिर क्या है? दरअसल ये जो चीजें आप इनको कुछ ऊपर से नीचे की लाइन देख रहे हो, कुछ बाएं से दाएं की लाइन, इनको सामूहिक रूप से ग्रिड लाइन बोला है। इसको हमने पहले भी बताया है, उस वर्ड में भी हमने बताया है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो रो कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ ऊपर से नीचे की लाइन है, कुछ बाएं से दाएं की लाइन है। तो अगर ऐसे बोला जा रहा है कि कुछ बाएं से दाएं की लाइन है, कुछ ऊपर से नीचे की लाइन, तो हम कहते हैं क्या? ग्रिड लाइंस। तो बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस को हम डिटेल्स में समझें। अब ये जैसे अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल का सबसे बड़ा, अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने चल रहे हैं एक्सेल में, तो एक्सेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर कुछ है तो वो है वर्कबुक। सबसे बड़ी इकाई अगर हमारे एक्सेल की है तो वो है वर्कबुक। वर्कबुक से छोटी इकाई वर्कशीट, वर्कशीट से छोटी इकाई जो है रो और कॉलम, और सबसे छोटी इकाई सेल। ये क्रम है। अब इस क्रम में आप समझिए कि सबसे बड़ी यूनिट क्या है? वर्कबुक। हम अगर कहें कि वर्कबुक बनती कैसे है,
तो कई सारे वर्कशीट के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक। यानी वर्कशीट के कलेक्शंस को क्या बोला जाता है? वर्कबुक। जब कई सारे, हमें पता है, हम आगे चलकर भी बताएंगे आपको कि कितनी वर्कशीट्स होती हैं, कितनी वर्कशीट्स हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि वर्कशीट के कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। सबसे बड़ा यूनिट आपके एक्सेल का अगर कोई है तो वो है वर्कबुक। अब वर्कशीट किससे? हम तो जानते हैं कि भाई वर्कबुक किससे बनती है। अब हमें समझना है कि वर्कशीट किससे बनती है। तो वर्कशीट मेड अप बाय रो एंड कॉलम, यानी वर्कशीट जो है वो रो और कॉलम के समूह से बनती है। मतलब रो और कॉलम है, उनसे ही हमारा क्या बनता है? वर्कशीट बनता है। अब ये रो कॉलम क्या होता है? हमारे समझ में आया भाई रो कॉलम क्या होता है। तो रो हम जान लें कि आप ये जो ग्रिड लाइंस देख रहे हैं, इसमें से जो लाइनें बाएं से दाएं की तरफ गई, मतलब लेफ्ट टू राइट, ये जो बाएं से दाएं की लाइन है, इनको ही हम लोग रो बोलते हैं। बाएं से दाएं की लाइन को हम लोग रो, और रो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति। तो अगर पंक्ति दिया गया तो इसका मतलब रो कहा गया, और रो का मतलब है बाएं से दाएं की लाइंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम, तो कॉलम क्या है? जो ऊपर से नीचे की लाइन से, यानी अप टू डाउन। ये ऊपर से नीचे की जो लाइंस है वो बोलते क्या है? वो कॉलम्स। अब कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो कॉलम हो गया। तो आपके बारे में आप जानते हैं कि कॉलम जो है वो ऊपर से नीचे की जो लाइंस है वो कॉलम है, जो बाएं से दाएं की लाइंस है वो रोज है। अब बात समझ में आई कि सेल क्या होता है आपको, क्योंकि सेल जो है वो हमारे एक्सेल का सबसे छोटा यूनिट, हमारे वर्कशीट का सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो सेल ही प्ले करता है। हमें किसी भी फंक्शंस में, किसी भी प्रकार के काम में सेल की आवश्यकता बार बार लगती है। सेल का ही एड्रेस हम लोग बार बार बताते हैं, सेल का रेफरेंस हम बार बार बताते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशंस करनी सबसे छोटी यूनिट का जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो इसको समझना कितना जरूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि जब हम लोग सेल की बात करते हैं कि सेल किससे बनता है। सेल को हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये सेल ही है। लेकिन हम इनको बोल दें कि ये रो और कॉलम के मिलने से बनते हैं। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट सेल कहलाता है। या हम ये कहें कि रो और कॉलम के कटान बिंदु को हम लोग सेल कहते हैं, जहां पे ये दोनों मिलते हैं और उससे जो नया निर्माण बॉक्स का होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। यानी हम समझ लें कि रो और कॉलम के मिश्रित स्थान को ही सेल कहते हैं। या हम कह लें कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पार्ट को सेल कहा जाता है। समझ गए इस बात को कि रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या है? आप समझ गए। साथ साथ आप वर्कबुक जान गए, वर्कशीट जान गए, रो कॉलम जान गए और सेल को भी आप समझ गए। अब यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे जब लोग एक्सेल पहुंचेंगे तो एक्सेल हमें इंडिकेशन देगा कि हम किस रो में हैं, किस कॉलम में हैं। यहाँ इसको बोलते हैं हेडिंग्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, ये हेडिंग्स का एरिया, ये हेडिंग का एरिया। मतलब ये 1 2 3, ये जो ABCD आप देख रहे हो और ये जो 1 2 3 देख रहे हो, ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम पूछे कि कॉलम को रिप्रेजेंट कहाँ किया जा रहा है, तो ये जो अल्फाबेट्स लिखे गए, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, इंडिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ इंडिकेशन होगा वो किसका होगा? कॉलम का। और ये जो 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसको बता रहे हैं? बाएं से दाएं की लाइंस को। और बाएं से दाएं की लाइन क्या होती है? रो। तो हम ये समझ गए कि ये हेडिंग्स के माध्यम से, अब हम जैसे कभी कभी होता है कि हमें ये पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। हम किसी सेल में रहें और हम ये जानने का प्रयास करें कि हम किस रो में है, किस कॉलम में हम पता करें, तो उसको जानने का एक बड़ा इजी सवाल है कि इसमें से जो अल्फाबेट है, इसमें से जो अल्फाबेट है वो क्या है? कॉलम। अल्फाबेट जो है वो है कॉलम, और जो नंबर्स हैं वो क्या है? रो। एवरी टाइम्स जो अल्फाबेट होगा वो होगा कॉलम, और जो नंबर्स होंगे वो होंगे रो। तो अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि कौन सा रो है, कौन सा।
अब जब हम ये जान गए तो हम चीज और भी समझने का काम करेंगे। अल्फाबेट को कॉलम समझ के नंबर्स को रो मान रहे हैं। यहाँ पे जब इंडिकेशंस होगा जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ, जैसे मान लीजिए ये सेल क्या है, हर सेल की पहचान समझिएगा, ये ए और वन, जैसे यहाँ कहा गया ना रो और कॉलम मिलकर के सेल बनाते हैं, तो रो और कॉलम दोनों मिलेंगे तभी सेल बनेगा। अब यहाँ की स्थिति क्या है, कभी भी एक चीज को मिला करके सेल नहीं बन सकता। अगर हम ये कल्पना करें कि सिर्फ वन यूज करें तो क्या वन रो हो जाएगा, मतलब जो रो है क्या वो सेल बनेगा? नहीं। अगर हमने कहा वन मतलब जैसे हमने कहा ए तो वो कॉलम है, लेकिन जब ए और मतलब रो मिला और कॉलम मिला तो क्या बन गए? सेल बन गए। मतलब दोनों का होना आवश्यक है। यहाँ पे जैसे मान के चले कि हर सेल का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मान के चलिए कि ये A1 है, ये B2 है, ये C3 है, D4 है, E5 है, F6, G6। मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सेल्स में राइट साइड मूव करेंगे वैसे वैसे कॉलम में चेंज आएगा। कॉलम बदल रहा है ना, हम यहाँ थे A में, आगे बढ़े तो बी कॉलम, फिर आगे बढ़े तो सी कॉलम। यानी हम राइट साइड जब मूव करेंगे, राइट साइड की तरफ अगर जाते रहेंगे तो कॉलम में चेंज आता रहेगा। लेकिन रो में चेंज आए, जैसा आपसे कोई पूछ ले कि अगर हम किसी सेल में हैं और उस सेल में हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो क्या बदलेगा, रो चेंज होगा कि कॉलम चेंज होगा? तो हम बताएंगे कॉलम चेंज होगा, क्योंकि हम राइट जा रहे हैं और राइट जाने का मतलब है कि कॉलम बदलेगा, रो तो नीचे जाने में बदलता है। देखिए यहाँ जब हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या चेंज होगा? रो। जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो रो चेंज होगा। जैसे हम 1 में है, नीचे आए तो 2, फिर नीचे आए 3, फिर नीचे आए 4, यानी हम नीचे जाएंगे तो रो बदलेगा और जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा कॉलम चेंज होगा। तो ये तो स्थिति इसकी है। एक्सेल में जैसे हमने यहाँ जाना कि रो क्या है और कॉलम क्या है, हमने यहाँ पे ये भी क्लियर कर लिया कि अगर हमें आंख मूंद के ये बताना पड़े कि अगर किसी ने हमसे कहा कि A5 पे हमारा कर्सर है, अगर एक्सेल हमें बताया कि A5 पे हमारा कर्सर है तो हम किस रो में है, किस कॉलम में है, तब तुरंत बताना, आप तुरंत अगर जानते रहेंगे। हमने बताया कि अल्फाबेट कॉलम होता है, यानी A5 अगर हमने बताया है तो A आपका कॉलम है क्योंकि अल्फाबेट कॉलम होता है। अगर हमने कहा 5 तो 5 रो है, किस लिए? क्योंकि हमने बताया कि नंबर्स रो है। तो ऐसा करने से आपको पता रहेगा कि हाँ नंबर से रो रिप्रेजेंट होगा और कॉलम जो है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होगा, तो हमें पहचानने में भी आसानी होगी कि कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। तो हमने ये क्लियर कर लिया कि रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है। अब हम ये जानने का प्रयास करें कि आपके एक्सेल में ये चीजें कितनी मिलती हैं। मतलब अगर हम एक्सेल में आए हैं तो एक्सेल हमें कितना रिकॉर्ड देता है। तो अब यहाँ आए अगर तो हम ये पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम लोग पहुंचते हैं तो एक्सेल में हमें प्रायः 3 सीट मिलती है। इसको बनाए थे रो कॉलम से, तो मान लीजिए लिख दीजिएगा एक्सेल में प्रायः 3 सीट्स पाई जाती है। एक्सेल में प्रायः यानी बाय डिफॉल्ट 3 सीट पाई जाती है। एक्सेल में प्रायः या बाय डिफॉल्ट एक्सेल में प्रायः 3 सीट्स पाई जाती है। एक्सेल में प्रायः 3 सीट पाई जाती है। प्रत्येक शीट में, प्रत्येक सीट में 10,48,576 रो पाए जाते हैं। तो वहां लिख दीजिएगा कि एक्सेल में जो प्रायः सीट होगी वो 3 होगी और प्रत्येक सीट में आपको 10,48,576 रो मिलेंगे और उसी सीट में प्रत्येक सीट में 16,384 कॉलम्स भी पाए जाते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि जब हम लोग एक्सेल आते हैं तो एक्सेल हमें 3 सीट प्रोवाइड कराता है बाय डिफॉल्ट, 3 सीट, और प्रत्येक सीट में 10,48,576 रो मिलेंगे। यानी 5 लाख की जो लाइनें हैं वो 10 लाख तक मिल रही हैं।
और कॉलम की संख्या कितनी है 16,300। यहाँ पे फिर आपने नीचे एक्सेल के बारे में लिखा है नेम, प्रिंट डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें हमें लिखना है कि इसका उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं। इसमें लिखिएगा रिंग डाल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला, यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम बड़ी ही आसानी के साथ बड़े से बड़े डाटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। बड़े से बड़े डाटाबेस का निर्माण कर सकते हैं और सूत्रों के माध्यम से उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और सूत्रों के माध्यम से उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा मैं फाइल चालू कर दूंगी। उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। काम तो बंद है कि एक्सेल का इस्तेमाल कैलकुलेशंस करने के लिए होता है। एक्सेल का इस्तेमाल आप सोचिए कि कितना बड़ा रिकॉर्ड आपको दे रहा है। ये आपको 3 सीट प्रोवाइड करा रहा है बाय डिफॉल्ट, 3 सीट, और 3 सीट में कितने रिकॉर्ड्स 10,48,576 रो। हमें नॉर्मली इतने बड़े रिकॉर्ड का यूज ही नहीं करना होता। हम एक सीट को ही हम नहीं कर पाते। एक सीट में भी लंबे रिकॉर्ड है, लेकिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड यूज होते हैं। मतलब उनको कई सारी सीट्स की आवश्यकता पड़ती है और उसके अलावा भी सीट्स को वो जोड़ लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमें एक्सेल 3 सीट्स प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन क्या हमें लगे, हम ये भी समझ गए कि प्रत्येक सीट में 10,576 कॉलम्स है। तो क्या हमें अगर हमें लगे कि हमारा डेटाबेस तो इससे भी बड़ा होगा, तो क्या सिर्फ 3 सीट ही है कि क्या हमें और सीट्स मिलेगी? तो आप ये मान के चलिए कि ये और भी सीट्स उपलब्ध करवाता है। यहाँ लिखा गया ना कि बाय डिफॉल्ट 3 सीट देता है, प्रायः ये 3 सीट देता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनकी सीट की संख्या को और बढ़ा सकते हैं और ये संख्या 255 सीट तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब आप अपने एक्सेल में 255 सीट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। इतना लंबा गया और हर रो में आपको पता है कि हर रिकॉर्ड में 10,576 रो, एक सीट में 2,384 कॉलम्स है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, जैसे हम लोग एक्सेल में यहाँ तक पहुँच गए, एक्सेल में हमने कई चीज़ों को समझ भी लिया। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि ये जो इतने बड़े रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं 10,48,576 कॉलम्स, तो ये किसी पर्पस के लिए मिल रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि एक्सेल का 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक्सेल का अगर इस्तेमाल हम करते हैं तो एक्सेल का इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है। एक एक्सेल का इस्तेमाल होता है डाटाबेस को बनाना, जिसमें बहुत सारी नौकरी निकलती है, डाटा एंट्री वगैरह, जैसे बहुत सारी डाटा एंट्री निकलती है। और डाटा एंट्री